गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे कि जो मृदा जीवांश पदार्थ होते हैं उनका मृदा के गुणों और उर्वरकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस संबंध में अपन ने जो 8-10 उसके जो टॉपिक थे वो पढ़ लिए थे, 10 टॉपिक उसके पढ़ लिए थे। आज अपन उसके जो प्रभाव के 11वां प्रभाव है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन उसके 11वें प्रभाव को लेते हैं, पोषक तत्वों की मात्रा। 11वां जो प्रभाव है मृदा जीवांश पदार्थ का, उसकी अपन बात करते हैं पोषक तत्वों की मात्रा। देखो बच्चों, पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो मृदा जीवांश पदार्थ के ऊपर निर्भर करती है। सामान्यतः मृदा जीवांश पदार्थ के जो विखंडन की प्रक्रिया होती है, विच्छेदन की प्रक्रिया होती है, उसमें कई प्रकार के अम्ल, कार्बनिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। ये कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने में सहायता करते हैं। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि मृदा जीवांश पदार्थ मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है। पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है। ये क्या करता है कि मृदा के अंदर उपस्थित जो आपके Mg+2 है, Cu+2 है, Na+ है, K+ है, इसके अलावा नाइट्रोजन है, आदि की मात्रा को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, आदि जो पोषक तत्व हैं इनकी मात्रा को बढ़ा देता है। इसका जो 12वां प्रभाव है, 12वां जो इसका मृदा उर्वरकता पर प्रभाव है वो है लवणता में सुधार। देखो बच्चों, मृदा के अंदर जो लवणता होती है उस लवणता में सुधार किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में अपन चर्चा करें। तो यहाँ देखते हैं, लवणता का मतलब होता है कि मृदा में क्षारीयता उत्पन्न हो जाना। मृदा में क्षारीयता उत्पन्न होने की जो प्रक्रिया होती है उसके परिणाम स्वरूप जो कृषि योग्य जो भूमि होती है, उत्पादन क्षमता जो उसकी होती है, उर्वरकता जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो मृदा जीवांश पदार्थ होता है उसके विच्छेदन से कार्बनिक अम्ल बनते हैं, और ये जो कार्बनिक अम्ल होते हैं ये अम्ल होते हैं इसलिए लवणों के साथ, कहने का मतलब क्षारों के साथ क्रिया करके उदासीन कर देते हैं उसको, और इस प्रकार से जो मृदा होती है वो उदासीन हो जाती है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से, मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन से कई कार्बनिक अम्ल जिसमें अपन ने पढ़ा था साइट्रिक अम्ल, और कौन सा था वो फॉर्मिक के अलावा उसके अंदर था आपके फॉर्मिक के अलावा ब्यूटेरिक आदि अम्ल उत्पन्न होते हैं। ये जो अम्ल होते हैं ये क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं किस स्थिति में, विच्छेदन की प्रक्रिया के दौरान मृदा के अंदर ये अम्ल उत्पन्न हो जाते हैं। ये अम्ल मृदा में क्षारों को उदासीन कर मृदा सुधार करते हैं। ये जो अम्ल होते हैं ये क्या करते हैं, मृदा में उपस्थित जो क्षार होते हैं उन क्षारों के साथ क्रिया करके उसको उदासीन कर देते हैं, और इस स्थिति में जब उदासीन हो जाती है मृदा तो मृदा सुधार हो जाता है, उर्वरक क्षमता उसकी ठीक हो जाती है, और इसी अलग के साथ जो उसका उत्पादन क्षमता होती है वो कैसी हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। हम चर्चा करते हैं अगले जो टॉपिक की, वह है पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि। पोषक तत्वों की
उपलब्धता में वृद्धि। देखो बच्चों, मृदा जीवांश पदार्थ होता है वो पोषक तत्व की उपलब्धता में वृद्धि किस प्रकार से करता है, इसके बारे में हम चर्चा करें तो जब मृदा जीवांश पदार्थ होता है वो खुद कार्बनिक पदार्थ होता है, उसके विच्छेदन के परिणाम स्वरूप कई प्रकार के जो कार्बनिक अंश होते हैं वो मृदा में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो पोषक तत्व के रूप में कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं वो भी बढ़ जाते हैं, और उनकी मात्रा बढ़ने पर वो मृदा के अंदर जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया होती है, इसके अलावा अन्य जो पोषक तत्वों के निर्माण की प्रक्रिया होती है उसमें अपना रोल अदा करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो मृदा में उपस्थित जो मृदा जीवांश पदार्थ है उसकी मात्रा मृदा के अंदर उपस्थित पोषक तत्वों की उपलब्धता को बढ़ा देती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मृदा जीवांश पदार्थ मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाता है, क्योंकि इसके विच्छेदन से कई कार्बनिक अंश उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते हैं जो मृदा में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाकर मृदा में पोषक तत्व की मात्रा बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों, जब पोषक तत्वों की मात्रा जो होती है वो इसकी उपस्थिति में मृदा जीवांश पदार्थ की जो उपस्थिति होती है उस मृदा जीवांश पदार्थ की उपस्थिति में ये जो मात्रा होती है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ हम चर्चा कर रहे थे पोषक तत्वों की जो उपलब्धता होती है वो पोषक तत्वों की उपलब्धता क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। कब? जब मृदा में मृदा जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक हो जाती है। इसके अलावा हम चर्चा करें तो अगला जो अपना टॉपिक है, अगला जो अपनी उपयोगिता है वो है जैविक प्रभाव। मृदा के अंदर मृदा जीवांश पदार्थ जैविक प्रभाव भी डालते हैं, और वो किस प्रकार से डालते हैं इसको अपन देखते हैं। जैविक प्रभाव, देखो बच्चों, जैविक प्रभाव का मतलब है कि कार्बनिक जो मृदा जीवांश पदार्थ है उसके कारण मृदा में जीव के अंश में वृद्धि हो जाना जैविक प्रभाव कहलाएगा। तो अभी अपन ने चर्चा की कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, जीवांश की मात्रा को वृद्धि करने में सहायक होते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीवों के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व होता है उनके लिए जो भोजन होता है वो कार्बनिक अम्लों की कार्बनिक मृदा जीवांश पदार्थों के विच्छेदन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि ये क्या होता है, मृदा जीवांश पदार्थ मृदा में कई सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक है। ये क्या करते हैं, कई प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी वृद्धि में सहायक होते हैं, जिस कारण मृदा में नाइट्रोजनीकरण
अमोनीकरण आदि, नाइट्रोजनीकरण अमोनीकरण आदि क्रिया संपादित करने वाले सूक्ष्मजीव उत्पन्न हो जाते हैं। मृदा के अंदर जो स्तरीकरण की प्रक्रिया हो, नाइट्रोजन स्तरीकरण है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है, अमोनीकरण है आदि जो प्रक्रिया करने वाले जो सूक्ष्मजीव हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है। कब? जब मृदा के अंदर मृदा जीवांश पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। और लास्ट इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। पौधों की वृद्धि पर भी ये प्रभाव डालते हैं। किस प्रकार से डालते हैं उसकी अपन चर्चा करें तो अपन देखते हैं पौधों की वृद्धि पर प्रभाव। पौधों की वृद्धि पर अगर हम इसका प्रभाव देखें तो कार्बनिक जो मृदा जीवांश पदार्थ हैं उनके विच्छेदन के परिणाम स्वरूप मृदा में कई प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड है, इसके अलावा इंडोल प्रोपिनोइक अम्ल है, आदि जो अम्ल होते हैं इनका आदि जो हार्मोन्स होते हैं इनकी मात्रा बढ़ जाती है। ये हार्मोन्स जो होते हैं वो वृद्धि हार्मोन होते हैं और ये मृदा के अंदर पौधों की वृद्धि में सहायता प्रदान करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मृदा जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से मृदा में कई वृद्धि हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल प्रोपिल एसिड आदि उत्पन्न हो जाते हैं। ये पौधों की वृद्धि में सहायता करते हैं। देखो बच्चों, जो इंडोल एसिटिक एसिड है, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड है, प्रोपियोनिक जो एसिड है ये क्या करते हैं, ये मृदा के अंदर जो मृदा पौधों की वृद्धि है उसमें सहायता करते हैं और ये वृद्धि हार्मोन्स होते हैं। तो इस प्रकार से अपने जो मृदा जीवांश पदार्थ के मृदा के गुणों पे जो प्रभाव थे उसके जो 15 टॉपिक थे वो समाप्त होते हैं और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। अपन आगे देखते हैं इसके बाद मृदा जीवांश पदार्थ जो होता है ये इसकी उपयोगिता थी। अब देखते हैं कि मृदा जीवांश पदार्थ मृदा के अंदर किस प्रकार से उसको हानि भी पहुंचाता है, हानियां क्या है इसकी मृदा के अंदर, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन यहाँ चर्चा करते हैं कि मृदा गुणों पर प्रभाव, मृदा जीवांश पदार्थ की हानियां क्या है। मृदा जीवांश पदार्थ की हानियां। देखो बच्चों, इसकी हानियों की अगर हम चर्चा करें तो इसकी मुख्य रूप से 3 हानियां हैं। पहली हानि जो इसकी ये है कि मृदा जीवांश पदार्थ में कार्बनिक अंश अधिक होता है और ये जो कार्बनिक अंश होता है ये सूक्ष्म जीवों का भोजन होता है, सूक्ष्म जीवों के लिए पोषक तत्व होता है। तो इस कार्बनिक अंश के कारण मृदा में सूक्ष्म जीवों में वृद्धि हो जाती है। अब ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो दोनों ही प्रकार के होते हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं। तो यहाँ हम देखें तो कई प्रकार के जो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीवों के साथ उसकी भी वृद्धि हो जाती है। ये हानिकारक सूक्ष्म जीव मृदा में वृद्धि करके
पोषक तत्वों की प्राप्ति करके पौधों में कई प्रकार के जो रोग हैं उनको उत्पन्न करने का काम करता है। तो इस प्रकार से मृदा जीवांश पदार्थ के कारण मृदा में हानिकारक सूक्ष्मजीव वृद्धि करके पादप में रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो अपन इसका जो पहली जो इसकी हानि है वो नोट करें। तो मृदा जीवांश पदार्थ के कारण मृदा में कई हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है। कई हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो जाती है। ये पौधों में कई रोग उत्पन्न कर देते हैं। ये जो होते हैं ये मृदा के अंदर कई प्रकार के जो रोग होते हैं उनको उत्पन्न कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं कि मृदा जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के परिणाम स्वरूप अत्यधिक मात्रा में किसकी उत्पत्ति हो जाती है? मृदा में जीवांश पदार्थ की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। जब इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ये भी क्या होता है, एक तरीके से मृदा में हानि उत्पन्न करने का काम करता है। तो अपन लिख सकते हैं कि इसकी अधिक उपस्थिति मृदा में पौधों को हानि पहुंचाती है। मृदा के अंदर मृदा जीवांश पदार्थ की अत्यधिक उपस्थिति भी क्या करती है? हानि पहुंचाने का काम करती है। इसके अलावा मृदा के अंदर जो मृदा जीवांश पदार्थ होते हैं इनके विच्छेदन की जो प्रक्रिया होती है, विच्छेदन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कई प्रकार के फाइटोटॉक्सिन्स हानिकारक जो होते हैं तत्व उनका निर्माण हो जाता है। फाइटोटॉक्सिन्स का निर्माण हो जाता है। तो अपन यहाँ लिखते हैं मृदा जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से कई प्रकार के फाइटोटॉक्सिन्स का निर्माण हो जाता है जो फसलों को हानि पहुंचाते हैं। ये जो फाइटोटॉक्सिन्स होते हैं मृदा विच्छेदन की जो प्रक्रिया होती है उसके बाद उत्पन्न हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, मृदा के अंदर जो फसलें उगाई जाती हैं उन फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिएगा। चलो ठीक है, ये आपकी मृदा जीवांश पदार्थ की हानियाँ कंप्लीट होती हैं। इसके बाद अपना अगला टॉपिक जो लेते हैं वो लेते हैं कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो होता है वो क्या होता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपना अगला टॉपिक जो है वो है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। देखो बच्चों, पहले भी मैंने बताया था कि नाइट्रोजन को कृषि रसायन के अंदर नत्रजन के रूप में जाना जाता है। तो आपको नाइट्रोजन के साथ कहीं पे लिखा हुआ नत्रजन भी मिल सकता है। नत्रजन का मतलब होता है नाइट्रोजन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात या कार्बन नत्रजन अनुपात दोनों में से कोई सा भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है।
अब हम बात करते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात होता है वो वास्तव में होता क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं कि मृदा के अंदर कार्बन की उपस्थिति और जो नाइट्रोजन की उपस्थिति है, उन दोनों का जो अनुपात होता है वही कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है। मृदा में उपस्थित कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात है वही कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, उसको मैं नोट कर देता हूं यहाँ। मृदा में उपस्थित कार्बन व नाइट्रोजन का अनुपात ही कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है। मृदा में उपस्थित कार्बन और नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है, मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कहलाता है। इसको अपन एक सूत्र के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। अपन लिख सकते हैं कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बराबर मृदा में कार्बन की मात्रा बटेवे मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा। देखो बच्चों, मृदा के अंदर कार्बन की जो मात्रा होती है उसका नाइट्रोजन की मात्रा के साथ जो अनुपात होता है उसी को अपन बोलते हैं कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। अब हम बात करते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात होता है वो साधारणतः कितना होता है, किस प्रकार की मृदा में कितना होता है, और जब सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं तो उस मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात जो होता है वो किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। तो हम साधारण बात करें कि मृदा में साधारण कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो होता है उसका मान होता है 8:1 से लेकर 15:1 के बीच इसका मान रहता है। 8:1 से 15:1 के बीच रहता है। मृदा में साधारण कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात है वो 8:1 से लेकर 15:1 के बीच रहता है। यदि जो मृदा है उस मृदा के अंदर फलीदार पौधों की उपस्थिति है या फिर जो गोबर की खाद अपन प्रयुक्त करते हैं, ऐसी स्थिति के अंदर मृदा में जो कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात है उसका मान बढ़ जाता है और इसका मान जो निकल के आता है वो होता है 20:1 से 30:1 के बीच। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ कि फलीदार पौधे व गोबर की खाद ऐसी स्थिति के अंदर जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो बढ़ के 20:1 से 30:1 के बीच पहुंच जाता है। जब मृदा के अंदर फलीदार पौधे या कार्बन के अंश के रूप में गोबर पाया जाता है, गोबर की खाद उपयोग में ली जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो मृदा होती है उसमें कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का जो मान होता है वो 20:1 से 30:1 के बीच हो जाता है। यदि मृदा के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में अगर हम बात करें, सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में यदि हम बात करें तो मृदा जीवांश पदार्थ का मान 3:1 से लेके आपके 9:1 तक हो जाता है। 3:1 से 9:1 तक मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रकार यदि मृदा के अंदर जो बैक्टीरिया हो जाते हैं, बैक्टीरिया की उपस्थिति होती है, बैक्टीरिया की उपस्थिति में अगर हम बात करें तो कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात होता है वो 5:1 हो जाता है। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात बैक्टीरिया की उपस्थिति में 5:1 हो जाता है। इसी प्रकार जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस के अंदर
कार्बन नाइट्रोजन की अगर हम अनुपात की बात करें तो कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो 10:1 होता है। कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात ह्यूमस के अंदर 10:1 होता है। कहने का मतलब मृदा में ह्यूमस की उपस्थिति जब हो जाती है तो ऐसी स्थिति में मृदा में कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है वो 10:1 हो जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मृदा के अंदर जो कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है वो स्थिर नहीं होता है, ये परिवर्तनशील होता है। उसमें उपस्थित जो पदार्थ हैं, उसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं, उसमें उपस्थित कार्बनिक पदार्थ हैं या फिर ह्यूमस है, सूक्ष्म जीव हैं, बैक्टीरिया हैं, उनकी उपस्थिति जो होती है मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात को प्रभावित करती है। ये स्थायी नहीं होता है, ये परिवर्तनशील रहता है। मृदा जीवांश पदार्थ में जो कार्बन और जो नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है उसका जो अनुपात होता है वो स्थिर न रह के कैसा रहता है, परिवर्तनशील रहता है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिएगा। उसके बाद अपन देखते हैं कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का इम्पोर्टेंस, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व। देखो बच्चों, कार्बन नाइट्रोजन जो अनुपात होता है ये पौधों के लिए मृदा में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा को प्रदर्शित करता है। कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात होता है यही मृदा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके सूक्ष्म जीवों की मात्रा को बढ़ाने, कम करने की भी क्षमता रखता है। तो अपन यहाँ इसका पहला इम्पोर्टेंस जो देखते हैं वो ये है कि जब मृदा के अंदर कार्बन नाइट्रोजन अनुपात अधिक होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर मृदा में सूक्ष्म जीवों में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि कार्बन के अंश के रूप में सूक्ष्म जीवों को प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व मिल जाता है। और जब कार्बन की उपस्थिति में पोषक तत्व मिलने लगता है और सूक्ष्म जीवों की मात्रा बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति में सूक्ष्म जीवों और जो फसलीय पौधे हैं उनके मध्य प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। जब पौधों के अंदर प्रतिस्पर्धा प्रारंभ होती है सूक्ष्म जीवों के साथ तो प्रारंभ में नुकसान फसलों को होता है, लेकिन जब सूक्ष्म जीव धीरे धीरे पोषक तत्व ग्रहण करने लग जाते हैं, पोषक तत्व की मात्रा कम हो जाती है तो सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और मृदा के अंदर नाइट्रोजनीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप कई प्रकार के जो नाइट्रेट हैं, आपके नाइट्रोजन युक्त जो पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा बढ़ जाती है और लास्ट में जो पौधे होते हैं उन पौधों को पोषक तत्व के रूप में नाइट्रोजन उपलब्ध हो जाती है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि मृदा में यदि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात अधिक होता है, कार्बन नाइट्रोजन अनुपात अधिक होता है तो मृदा में सूक्ष्म जीवों व फसलीय पौधों में प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो जाती है। प्रारंभ में सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं, किंतु अंत में सूक्ष्म जीव नष्ट होकर के मृदा में नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व बढ़ा देते हैं। ये क्या करते हैं, बाद में नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्व बढ़ा देते हैं जिससे फसलों को लाभ होता है। देखो बच्चों, पहली वाली स्थिति देखें तो सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं, बढ़ने के बाद
फसलों को नुकसान होता है प्रारंभ में, लेकिन जब सूक्ष्मजीवों की मात्रा समाप्त होने लगती है और ये जब नष्ट हो जाते हैं तो मृदा में नाइट्रोजन युक्त जो पोषक तत्व हैं वो बढ़ा देते हैं और नाइट्रोजन की जो पूर्ति होती है वो फसलों को हो जाती है। इस प्रकार से अंत में फसलों को क्या होता है, फायदा, बेनिफिट्स देखने को मिलता है। दूसरे इसके इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें, दूसरा कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात है वो क्या होता है, स्थिर न होकर परिवर्तनशील रहता है। इसका स्थिर रहना भी आवश्यक है फसलों के लिए, क्योंकि इसके स्थिर रहने पर ही मृदा में उपस्थित जो फसलें हैं उनको पोषक तत्व की मात्रा अधिक मिलेगी। तो अपन यहाँ लिखते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात स्थिर रहने पर फसलों को लाभ होता है, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात ही फसलों को पोषक तत्वों की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है, ये क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। कब, जब फसलों के अंदर पोषक तत्व की मात्रा सुनिश्चित होगी, जब कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात होगा वो स्थिर हो जाएगा। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात स्थिर होने पर पादप में, फसलों में पोषक तत्व की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। तो अपन ने आज जो चर्चा की है आज की क्लास में, वो चर्चा प्रारंभ की थी मृदा जीवांश पदार्थ के जो 4-5 कारक बच गए थे, मृदा उर्वरकों के जो प्रभाव बच गए थे उसके बारे में चर्चा की थी। उसके बाद अपन ने चर्चा की कि मृदा में उपस्थित जो विच्छेदन की प्रक्रिया होती है, मृदा जीवांश पदार्थ होते हैं, उनकी हानियां क्या हैं। उसके बाद अपन ने चर्चा की कि कार्बन नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है, और उसके बाद में लास्ट में अपन ने चर्चा की है द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, अर्थात कार्बन नाइट्रोजन अनुपात का महत्व। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।